हो गया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारी क्लास नंबर 3 कंप्लीट हुई है और आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। तो काफ़ी सारे बच्चों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पॉलिटी के सेक्शन में और मूल विधि के सेक्शन में पूरा 100% सेटिस्फाई कर पाऊँ। और आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 4 पॉलिटी स्पेशल के बैच जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि ये जो पॉलिटी स्पेशल 5 बैच है वो सक्सेसर बैच है। तो कल काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर एडमिशन सीट बढ़ा दीजिए, तो एडमिशन सीट नहीं बढ़ेंगी। अब आप पॉलिटी 6 के लिए आप वेट कीजिएगा। और मूल विधि का जो बैच है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। और जो बच्चों ने इस बैच में जितने भी बच्चों ने एनरोल किया है, तो उन सभी बच्चों को पॉलिटी के साथ साथ मूल विधि भी कराई जाएगी, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने क्लास नंबर 3 कंप्लीट की, जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा गवर्नमेंट के बारे में। और हमने जाना कि गवर्नमेंट के कितने टीयर होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, है ना, और क्या क्या उसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो हमने सभी पढ़ा। और उसी सिलेबस वाइज हम अपनी पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि हमें साथ साथ एमसीक्यूज भी लेकर के चलना है। चूँकि हमने प्रेसिडेंट को स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे ही हम प्रेसिडेंट को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे अपनी एमसीक्यू की सीरीज़, जिससे कि साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करते चले, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी का थैंक यू वेरी मच और सभी का इस सत्र में स्वागत है। तो कल की क्लास को एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमने कल पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में है। और आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के आर्टिकल के रिगार्डिंग, तो इसमें जो भी आर्टिकल होंगे वो 52 से लेकर के 58 तक होंगे। अरे पैरेट है वहाँ से, 52 से लेकर के 58 तक होंगे। और राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति हमारे देश का नॉमिनल हेड कहलाता है, यानी कि एक नाम मात्र प्रमुख कहलाता है। और राष्ट्रपति को हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि हमारे भारत का प्रथम नागरिक जो कहलाता है वो राष्ट्रपति कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति हमारे देश की एकता, अखंडता और जो है सदृढ़ता का प्रतीक कहलाता है। और राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये सर्वोपरि है हमारे देश का। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो हमें एक डिटेलिंग में हम अपने मेंस के एग्जामिनेशन में उसको शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शपथ के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि कल हमने शपथ के बारे में पढ़ी, और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के सीजीआई दिलाते हैं। और अगर सीजीआई अपने पद पे नहीं है तो फिर शपथ दिलाएंगे कौन? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। उसके बाद हमने पढ़ा टेन्योर के बारे में कि टेन्योर इनका 5 साल का होता है। और उस पर हमने एक स्टार बनाया था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी बातें निकल के आ जाती हैं कि अगर टेन्योर 5 साल का है, 5 साल का ही होता है टेन्योर इनका राष्ट्रपति का, लेकिन कभी कभी कंडीशन ये बन जाती है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ और पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ या विलंब है उसमें, तो जो पुराने वाले राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, और वो जब तक राष्ट्रपति के पद पे काम करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। और हम सब जानते हैं कि नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हमें 6 महीने के भीतर कराना होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि राष्ट्रपति का टेन्योर कोई 5 साल फिक्स नहीं होता। हालांकि 5 साल वो अपने अगर बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी जो है प्रॉब्लम के, वो 5 सालों तक अपने पद पे काम करेंगे। लेकिन अगर वो चाहें तो 5 साल से पहले भी वो अपने पद से रिज़ाइन दे सकते हैं। हालांकि ऑप्शन में क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन मिलेगा 2 साल, 3 साल, 7 साल, 5 साल। तो आपका जो आंसर होगा वो 5 ईयर होगा। लेकिन अगर आप मेंस की स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के टेन्योर के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो वहाँ पे आपको इन सभी बातों का वर्णन करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि
एसएससी में जो है जितने भी हमसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, जबकि सिविल सर्विसेज में हमसे जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे डेस्क्रिप्टिव पूछेगा, और एक एक क्वेश्चन जो भी होगा वो जो है कथन निष्कर्ष के आधार पे होगा, यानी कि वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट भी देगा और कंक्लूजन भी देगा। हालांकि अगर पॉलिटी पे अच्छी कमांड बनानी है तो क्वेश्चन की हम उस पे ज़्यादा पकड़ करके चलेंगे जो कथन और कंक्लूजन वाले होते हैं, यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले होते हैं। उससे एक थोड़ा हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर हैं हमें वो पता चलता है, और साथ ही हमारे कंसेप्ट भी जो है एक तरीके से रिवाइज होते रहते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे तो किस तरीके से चेंज करता है। ठीक है, चलिए। और एक मैंने बताया था टेन्योर के बारे में कि अगर राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली होता है तो पद खाली होने की कंडीशन 3 बनती है, या तो उनका पद उनकी डेथ हो जाए, या फिर वो रिजाइन दे दे, या फिर उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में है उसके द्वारा उनको हटा दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट वहाँ पे काम करता है, जो कि मैक्सिमम 6 मंथ के लिए काम करेगा, क्योंकि हमें 6 मंथ के ड्यूरेशन में ही राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। हालांकि ये जो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही नोट्स में मैंने हालांकि मेंशन करा दी है, फिर भी आप मेरी एक एक वर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान में सुनिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाता हूँ, वो मैं आपको वर्डिंग के द्वारा समझा दूंगा। तो आप जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको तो आप फोकस करेंगे, साथ ही जो मैं एक एक बात बोल रहा हूँ उसको भी आप पूरा फोकस करके चलेंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के रिज़ाइन के बारे में, तो राष्ट्रपति जब चाहे अपना रिज़ाइन दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं, और वो त्यागपत्र किसको देंगे? वो त्यागपत्र देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट इसकी जो सूचना देगा, जो वाइस प्रेसिडेंट जो इसकी सूचना देंगे वो लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा को देंगे, क्योंकि हम राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर हम आगे बात करें तो आगे हमने क्या पढ़ा? आगे हमने पढ़ा जो है थोड़ा सा एक्टिंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट पढ़ा कि अगर राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली होता है तो वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, जिसमें पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है इज़ नोन एज CGI, देन सेकंड इज़ जो है फर्स्ट होगी वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड होगी CGI, और थर्ड होगी आपकी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि पॉलिटी हुई, रीजनिंग हुई, मैथ्स हुआ, हिस्ट्री हुई, या और भी चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें एक कभी कभी एरर हो जाती है ना। हमसे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब हम उस चीज़ को थोड़ा सा थिंक करते हैं तो वो क्लियर भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर और कोई भी स्टूडेंट अपने आप में 100% नहीं होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? देन अगर हम बात करें एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, तो कार्यकारी राष्ट्रपति होता है जो राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, और जिसमें पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो वाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है। अगर वो अपने पद पे नहीं है तो फिर CGI को प्रायोरिटी मिलेगी, अगर CGI भी नहीं है तो फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलेगी। ठीक है, इतनी बात आप समझे। एक थोड़ा सा मुद्दा भी उठा लेते हैं। अगर हम बात करें एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, तो हमारे देश के राष्ट्रपति बने मिस्टर जाकिर हुसैन 1964 में, और हम सब जानते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति थे, और इनकी 1969 में इनकी डेथ हो गई थी। तो तत्कालीन जो उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर VV गिरी, उनको तत्कालीन एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बैठाया गया। वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन बाद में क्या कंडीशन बनी कि 2 महीने बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि राष्ट्रपति तो है ही नहीं पहले से, वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दे दिया, तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी आएगी? CGI की। तो तब उस टाइम 1969 में जो व्यक्ति थे CGI हमारे भारत के, वो थे M हिदायतुल्लाह, और उनको फिर उपराष्ट्रपति के तौर पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बैठाया गया। ठीक है, तो उसके बाद एक घटना और घटित हुई कि 1974 में हम सब जानते हैं कि फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन 77 में उनकी भी डेथ हो गई, और वहाँ पे BD जत्ती को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बैठा दिया गया। ठीक है,
तो फाइनली यही बातें हमें जो है एग्जामिनेशन में पूछ लेता है और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं मिस्टर रामनाथ सिंह कोविंद। किसी दिन टॉपिक उठाएंगे रामनाथ सिंह के बारे में, ठीक है, और इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ेंगे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये मैंने अभी तक जो भी आपको बताई कल की क्लास की रिकवरी किया कल की क्लास मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें बच्चे। देखो, मैं उन सभी बच्चों का थैंक यू कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने हमारी सक्सेस पॉइंट की टीम पे ट्रस्ट किया और हम पे इतना जो है बिलीव किया। थैंक यू वेरी मच। और हम भी आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप अपना करियर बना सके, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा विकास, इसमें लाइटिंग ज़्यादा पड़ रही है, लाइटिंग कम कर दो इसकी थोड़ी सी। नहीं, मेरे फेसिंग पा रही है ना थोड़ी सी, बस 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 बस। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो टॉपिक हम डालेंगे प्रेसिडेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। और अगर कभी आपसे पूछ ले कि बताइए भारत के द्वितीय नागरिक कौन कहलाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट। पूछ ले कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो राज्यपाल। पूछ ले नगर का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो नगर जो है मेयर, ठीक है। कौन होता है? मेयर, ठीक है। मेयर को और कुछ भी तो और बोलते हैं शायद, मेयर को हम बोलते हैं शायद मेयर ही बोलते हैं, एक कुछ और चीज और बोलते हैं, चलो अभी ध्यान आ जाएगा बता दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, तो अगर हम बात करें इनकी एज के बारे में, तो इनकी जो एज होगी यानी कि इनकी मिनिमम जो एज होगी वो कितनी होगी, मिनिमम एज, तो इस नोन एज इनकी जो एज होगी राष्ट्रपति बनने के लिए वो 35 ईयर होगी, यानी कि 35 साल होगी, ठीक है। आप समझ पाए। लेकिन 35 साल की जो, ओए शोर कैसे मचा रहे तुम। तो अगर हम बात करें 35 साल की जो आयु होती है वो राष्ट्रपति की होती है, मिनिमम एज होती है। लेकिन अगर हम बात करें 35 साल के बारे में, तो ये 35 साल की आयु और किस किस पॉलिटिकल पद के लिए होती है, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका प्रेसिडेंट, दूसरा आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा आता है आपका गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का राज्यपाल, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हर पॉलिटिकल पद के लिए कोई ना कोई एज क्राइटेरिया होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, चाहे वो एक पॉलिटिकल पद के लिए हो। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए राष्ट्रपति की मिनिमम एज कितनी होगी, या राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी जो है एज होती है। हालांकि ये लैंग्वेज हम सभी एमसीक्यू में कवर करेंगे। तो इस नॉन एज 35 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। और 35 साल की उम्र और किस किस के लिए होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है और गवर्नर के लिए होती है, और बाकी किसी भी पॉलिटिकल पद के लिए 35 साल की आयु नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम एज के बारे में, यानी अधिकतम आयु के बारे में, तो इसकी जो अधिकतम आयु होगी वो नो लिमिट होगी। मतलब कि इसकी आयु कोई फिक्स नहीं होगी। 80 साल का भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, 90 साल का भी बन सकता है, 50 साल का भी बन सकता है। लेकिन कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 35 वर्ष जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए? बताइए। अगर इतनी बात समझ पाए हैं तो अगला हम कंसेप्ट पढ़ेंगे री इलेक्शन के बारे में। री इलेक्शन के बारे में यानी कि पुनर्निर्वाचित,
के बारे में, यानी पुनः निर्वाचन के बारे में, है ना। निर्वाचन लिख लीजिए, निर्वाचित लिख लीजिए, ये थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, पुनः निर्वाचित, पुनः निर्वाचित, ठीक है। तो देखिएगा, अगर बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो हालांकि कोई भी संविधान में ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति चाहे तो कितनी भी बार अपने पद पे पुनः नियुक्त हो सकता है, पुनः जो है निर्वाचित हो सकता है, दोबारा से रीअपॉइंट हो सकता है। तो संविधान में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा, हम सब जानते हैं कि हालांकि इसका आंसर लिखेंगे यस कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होता है अपने पद पे। एक एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये 1955 से लेकर के 1955 तक जो है राष्ट्रपति रहे, और ये जो राष्ट्रपति रहे ये संविधान सभा के द्वारा बनाए गए। ये जो राष्ट्रपति बनाए गए वो संविधान सभा के द्वारा बनाए गए। चूंकि उस टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा नहीं थी, यानी कि पार्लियामेंट नहीं था, तो तब जब हमारी पार्लियामेंट बनी 1952 में, तो 1952 से लेकर के 1957 तक राष्ट्रपति रहे, और फिर 1957 से लेकर के 1962 तक ये भारत के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। तो देखिएगा, एक ही राष्ट्रपति कितनी बार वो निर्वाचित हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। क्लियर हुई बात इतनी? अगर हम बात करें, चलो एक काम करो, आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट से, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, जल्दी कॉपी कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मेरे पास कल कमेंट आएगी कि सर आप खा रहे हो पी रहे हो। अरे लाइफ में क्या रखा है बच्चे, खाओ पियो मौज लो, खा पी के पढ़ाओ, खा पी के पढ़ते रहो, क्यों भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो हम सब जानते हैं इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन भी कहते हैं। यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो ये हमारे जो है देश के, यानी कि हमारे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यानी कि राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में कि ये संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति हमारे देश के जो है, हमारे राष्ट्र के एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, यानी कि एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और अगर हम बात करें तो ये हमारी गवर्नमेंट के एक नाम मात्र हेड भी कहलाते हैं, यानी कि नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें
नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड के बारे में, तो ये सरकार के नाम मात्र व औपचारिक, यानी कि हिंदी में सरकार के नाम मात्र व औपचारिक प्रमुख भी कहलाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का सर्वोपरि होता है और जितने भी काम होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे, यानी कि हमारे देश में जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है हमारे देश का। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैम्प की तरह काम करता है। रबड़ स्टैम्प की तरह कैसे काम करता है वो आपको आगे पता चल जाएगा किस तरीके से काम करता है। आई होप कुछ लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति की अगर हम तुलना करें तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना नहीं कर सकते, हम करेंगे ब्रिटेन के जो है महारानी या महाराजा से तुलना। ठीक है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो हैं भारत के, उनकी तुलना ब्रिटेन के यानी कि ब्रिटिश क्राउन से की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, तो उनकी जो तुलना की जाती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से की जाती है। और मैंने आपको भी बताया था कि हमारे देश में राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। तो एक पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका के बारे में। दूसरी बात, अगर हम बात करें हेड ऑफ, या फिर अगर हम बात करें हमारे देश के नॉमिनल हेड के बारे में, तो हमारे देश का जो नॉमिनल हेड होता है यानी कि नाम मात्र प्रमुख होता है, वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। यानी कि ये एक तरीके से दिखावटी महामहिम होता है। और हम सब जानते हैं कि इसका काम केवल एक रबड़ स्टैम्प की तरह होता है और जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन उन्हें करने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और अगर हम बात करें रियल हेड के बारे में, अगर हम बात करें रियल हेड के बारे में, तो रियल जो हेड होता है वो होता है पीएम। इस चीज को हम थोड़ा सा आगे चल के डिटेलिंग में पढ़ेंगे। जब हम पीएम पे आएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेलिंग में हम उसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो हालांकि अगर हम बात करें किसी भी पॉलिटिकल पद के बारे में तो सबकी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होती है। और इसी तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, जिसमें पहली क्वालिफिकेशन है कि वह सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, अब वो भारत का नागरिक बाय बर्थ हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, या फिर किसी और तरीके से हो, डजंट मैटर, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि भारत का जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दैट्स ऑल। और अलावा कुछ क्राइटेरिया नहीं लिखा है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको नेट चलाना है, तो आप नेट किस तरीके से चला रहे हैं, वाईफाई से चला रहे हैं, मोबाइल से चला रहे हैं, आप किसी से हॉटस्पॉट से चला रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपके पास नेट होना चाहिए। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्वालिफिकेशन है कि जो उसकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज वो कितनी होनी चाहिए? नोन एज 35 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 35 साल होनी चाहिए। आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कट तो नहीं रहा? ठीक है, अगली जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी आपकी नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो वह लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, किसी भी तरीके से लाभ के पद पे ना हो। और जो फोर्थ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ लोकसभा, यानी कि हिंदी में बात करें तो लोकसभा का सांसद
बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है, चलो इस बात को पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। ठीक है, इतने में अपना डिनर कर लेता हूं, है ना। चलिए भाई। चलिए भाई, आपने कॉपी कर लिया होगा, अब देखो ध्यान से समझो। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बारे में और नॉमिनल हेड, नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड के बारे में, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी काम होगा वो सरकार, जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। और भारत का राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैम्प की तरह काम करता है। हालांकि जो है नॉमिनल जो हेड होता है, यानी कि जो एक नाम मात्र प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है यानी कि रियल हेड होता है, वो जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से नॉमिनल हेड और रियल हेड भी आपके ब्रिटेन में होते हैं। ठीक है, हालांकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी कि अनरिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा रिटिन में नहीं लिखा है। अगर हम बात करें अपने देश के राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति की तुलना हम ब्रिटेन की महारानी या महाराजा से कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश क्राउन से कर सकते हैं। और वहीं हम बात करें हमारे देश के पीएम के बारे में, तो पीएम की जो तुलना है वो हम अपने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो हर पॉलिटिकल पद के लिए क्वालिफिकेशन होती है, जिसमें राष्ट्रपति के लिए भी क्वालिफिकेशन रखी गई है। और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी संविधान में लिखा हुआ है। तो हमारे राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन होती है, जिसमें पहली होती है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत का नागरिक हो, अब वो बाय बर्थ हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, डजंट मैटर, ये कोई भी बात संविधान में नहीं लिखी गई है। सेकंड बात करें कि उसकी जो एज है, यानी कि उसकी जो मिनिमम एज है वो 35 साल होनी चाहिए। सेकंड, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ के पद पे ना हो। अब ये लाभ का पद क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में समझेंगे। अगर हम लाभ के पद के बारे में बात करें, तो लाभ के पद में कौन कौन व्यक्ति आता है और कौन कौन व्यक्ति नहीं आता है। पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति नहीं आता, या पहले देख लेते हैं कौन कौन व्यक्ति आता है। देखो, कोई ऐसा व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकल गवर्नमेंट की जॉब करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी हो, राज्य सरकार में सरकारी नौकरी हो, लोकल गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी हो, या सरकारी संस्था में वो काम करता हो, सैलरी लेता हो, वहाँ से किसी ना किसी रूप से लाभ अर्जित करता हो, तो वे व्यक्ति जो होते हैं वो लाभ के पद पे आते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरी जॉब लग जाए और मैं केंद्र सरकार की कोई नौकरी करता हूं, तो मैं राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं लाभ के पद पे आता हूं। ठीक है, और अगर मुझे राष्ट्रपति का पद के लिए चुनाव लड़ना है तो फिर मुझे लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो आते हैं लाभ के पद में। अब लाभ के पद में कौन कौन लोग नहीं आते,
ठीक है, जो काउंट नहीं होते वो मैं ऊपर लिख देता हूं। एक तो प्रेसिडेंट हो गया जो कि लाभ के पद में नहीं आता, एक आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया जो लाभ के पद में नहीं आता, एक आपका गवर्नर हो गया जो लाभ के पद पे नहीं आता, और ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और सभी मंत्री, चाहे वो किसी भी लेवल का मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका स्टेट मिनिस्टर हो, किसी भी टाइप का मंत्री हो, यानी कि अब इसका हेड कौन होगा? पीएम। यानी वो भी, यानी जितने भी मंत्री हैं आपके, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, वो भी लाभ के पद पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब करता हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब करता हो, लोकल गवर्नमेंट की कोई जॉब करता हो, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एलआईसी हुआ, आपका ओएनजीसी हुआ, ठीक है, और भी आपके काफ़ी सारी जो है संस्थाएं हैं, है ना, तो वहां पे काम करता हो तो वो लाभ के पद पाएगा। और अगर लाभ के पद पे कोई कानून बनता है तो उसको कौन बनाती है? संसद बनाती है, ठीक है, कौन बनाती है? संसद बनाती है। और साथ ही अगर नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मैटर पे कोई कॉन्फ्लिक्शन पैदा होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पे जो फैसला देगी वो सुप्रीम कोर्ट देगी, ओनली सुप्रीम कोर्ट। हालांकि लाभ का पद कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बस ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है? डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पे कौन कौन व्यक्ति आते हैं जो सरकारी नौकरी करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में या किसी सरकारी संस्था पे। और लाभ के पद में कौन व्यक्ति नहीं आता? जो राष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, और सभी जो है मंत्री, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है। इतनी बात बताओ, आपको समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सांसद बनने की योग्यता रखता हो, ये क्या मैटर है? देखो क्या होता है कि राष्ट्रपति एक शपथ लेता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, प्रतिरक्षा करूंगा, साथ ही एक शपथ लेता है कि वो जनता की भी सेवा करेगा। ध्यान रखना, जनता की भी सेवा करेगा। अब जनता की सेवा तो तभी होगी ना, जनता की सेवा तो तभी होगी ना जब जनता के बीच में रहा जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर वो एमपी ऑफ लोकसभा क्यों योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा की क्यों नहीं होनी चाहिए? तो देखो, अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में तो लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? लोकसभा रिप्रेजेंट करती है किसको? जनता को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये हाउस ऑफ पीपल कहलाता है। जब मैं आपको लोकसभा पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेलिंग आपको सब बताऊंगा। और राज्यसभा जो रिप्रेजेंट करती है वो एक राज्य को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि काउंसिल ऑफ जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी कि एक वो राज्य को डिनोट करती है। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में तो लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और जहां पे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है तो उसी हाउस का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की। लेकिन क्या वो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का? तो आंसर होगा किसी भी मेंबर का सदस्य नहीं होता, ना होना चाहिए। यानी कि उसके पास केवल और केवल लोकसभा की सदस्यता हो, मतलब एक तरीके से लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, एक उसके अंदर एक टैलेंट हो, लेकिन वो ना तो लोकसभा का सदस्य हो ना ही राज्यसभा का सदस्य हो, और ना ही वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा का सांसद बनने की। यानी कहने का मतलब ये होगा, अब लोकसभा का सांसद बनने की क्या क्वालिफिकेशन होती है वो तो आपको आगे पता चलेगा। साथ ही अगर हम बात करें इस मैटर में, तो
राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए उसकी, ऐसा कोई नहीं है, राज्यसभा नहीं आएगा यहाँ पे। याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्यों योग्यता रखता हो बनने की? क्योंकि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि हाउस ऑफ पीपल कहलाता है। और अगर कोई व्यक्ति भारत देश की जनता की सेवा करना चाहता है तो उसको देश के नागरिकों के बीच में तो आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसको एज ए सांसद की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा में, लेकिन वो ना हो सांसद राज्यसभा का, ना ही लोकसभा का। और अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा होता है तो आंसर होगा नो, नेवर। ठीक है, चलिए, तो आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर इसमें भी कोई डिस्प्यूट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको कमेंट के द्वारा समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि कोई इशू नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ सारे बच्चे ही बड़े खतरनाक लेवल के हैं। चलिए, अब थोड़ा सा माल की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नॉट शॉर्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए वो एक उचित वेतन पाता है, एक उचित सैलरी पाता है। और हम सब जानते हैं कि वो जो सैलरी होती है वो एक फिक्स सैलरी होती है, वहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होता है। हालांकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो ये हिसाब है कि आप जितनी कंपनीज बदलेंगे आपकी जो सैलरीज होगी उतनी ग्रोथ करती है। लेकिन हम बात करें पॉलिटिकल पद के बारे में तो पॉलिटिकल पद की जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है और उसमें बढ़ोतरी जो होती है वो एक अलग टाइप की होती है। हालांकि कुछ बढ़ोतरी ऐसी होती है जिसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना होता है, कुछ बढ़ोतरी ऐसी भी होती है कि जिनको कुछ पॉलिटिकल पद के द्वारा ही उसमें संशोधन कर दिया जाता है सैलरी में। तो हालांकि सैलरी के बारे में बात में थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ लेंगे। अभी हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो सबसे पहले कितनी है? वो सैलरी है 5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है। और इनको जो सैलरी दी जाती है वो दी जाती है भारत की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, यानी कि भारत की संचित निधि से हमारे देश के राष्ट्रपति को सैलरी दी जाती है। और ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की सैलरी में किसी भी प्रकार से कटौती नहीं की जा सकती है। हालांकि अगर राष्ट्रपति अपने पद पे है तो उनकी सैलरी को ना ही घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि से अगर पैसा मिल रहा है तो उसकी सैलरी में हम किसी भी तरीके से कोई हेर फेर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर उसका पद कंप्लीट हो जाए, उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम उसकी सैलरी में आगे जाके चेंजेस कर सकते हैं, जैसे पहले हुआ भी है कि इससे पहले जो राष्ट्रपति की सैलरी वो कुछ और थी और अब कुछ और है, यानी कि दुगने तिगने का भी फर्क हो गया है, सैलरी सबकी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रपति के सैलरी के साथ साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किन किन लोगों को सैलरी मिलती है वो भी हमें थोड़ा सा नॉलेज ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे देश के राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और जिनकी जो सैलरी है वो है 5 लाख रुपीज पर मंथ। आप सोच लीजिए 5 लाख रुपए पर मंथ कितना होता है। ठीक है, वही हम बात करें तो नेक्स्ट व्यक्ति होंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब, जो कि इस टाइम प्रेजेंट में है वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू। और हम सब जानते हैं इनकी जो सैलरी है वो है 4 लाख रुपीज यानी कि 4 लाख रुपए पर मंथ। और इनको भी सैलरी जो मिलती है वो भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। वही हम बात करें डिप्टी चेयरमैन के बारे में। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, तो इनको भी जो सैलरी मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है और इनकी जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक होती है। ठीक है,
चूंकि अभी हमने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात कर ली है तो थोड़ा सा बैक आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो इनको जो सैलरी मिलती है वो कभी भी इनके पद के लिए नहीं मिलती, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी नहीं मिलती है। इन्हें जो सैलरी मिलती है वो मिलती है इज नोन एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको सैलरी मिलती है। ठीक है, और डिप्टी जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो इनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करें स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात करें तो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं, यानी कि अध्यक्ष और वह उपाध्यक्ष, इनको भी जो सैलरी मिलती है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर हम बात करें स्पीकर के बारे में तो स्पीकर की जो सैलरी है वो है 4 लाख रुपीस पर मंथ, 4 लाख रुपए प्रति माह। और अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर के बारे में तो डिप्टी स्पीकर को जो सैलरी मिलती है वो 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक मिलती है। यानी कि ये जो डिप्टी स्पीकर होता है, यानी कि डिप्टी स्पीकर जो होता है, इसको पूरा लिख लेते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो डिप्टी स्पीकर होता है ये एक एमपी के रूप में काम करता है और इसको जो सैलरी मिलती है वो एक एमपी के रूप में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैग के बारे में। चूंकि कैग के बारे में हम बात करेंगे तो कैग एक पद भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो कैग को भी सैलरी यहीं से मिलती है। और ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को सैलरी यहां से मिलती है। और साथ ही चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी का जो चेयरमैन और सदस्यों के बारे में बात करें तो उनको भी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। अगर हम बात करें कैग के बारे में तो जो कैग की सैलरी है वो है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। और अगर हम बात करें जजेस के बारे में तो यहाँ पे जो ऑल जजेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक तो होगा आपके सीजेआई और कुछ होंगे अदर जज। अगर हम सीजेआई के बारे में बात करें तो इनकी सैलरी है 2,80,000 रुपये और अदर जज की जो सैलरी है वो है 2.5 लाख रुपये। वहीं हम बात करें कैग के बारे में तो कैग की जो सैलरी है वो है 2.5 लाख रुपये। और अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की तो इनकी जो सैलरी है वो 2,50,000 है और यूपीएससी के जो मेंबर की सैलरी है वो है 2,25,000 रुपये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट से। एक मिनट रुको, चेयरमैन की जो सैलरी है वो 2,25,000 है और जो मेंबर की सैलरी है वो 2 लाख रुपए है यूपीएससी के, है ना। चलो अब सही हो गया। तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में तो हमारे भारत में 3 टाइप के फंड होते हैं, जिसमें पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि। दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आकस्मिक निधि। और थर्ड जो होता है वो होता है हमारी पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया यानी कि लोक लेखा निधि। और ये तीनों फंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत के कितने फंड है तो भारत के 3 ही फंड है जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं और यही फंड आपके राज्य में भी होते हैं। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में तो राष्ट्रपति को वहां से सैलरी मिलती है जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है। वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है जिनकी सैलरी 4 लाख रुपए है और इनको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर मिलती है। आप ऐसा समझे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, जिससे कि एक आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, ठीक है, उपसभापति होते हैं, उनकी सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है जिसकी सैलरी 2.5 से 3 लाख होती है। स्पीकर यानी कि अध्यक्ष व डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष किसके, लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो सैलरी मिलती है वो भी
भारत की संचित निधि से मिलती है। स्पीकर की जो सैलरी है वो है 4 लाख रुपए, और डिप्टी स्पीकर की जो सैलरी है वो है 2.5 से 3 लाख रुपए, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर को जो सैलरी मिलती है एज ए एमपी के रूप में मिलती है। वही हम बात करें कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, जिसे हम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं, इज नोन एज, इनकी जो सैलरी है वो है 2,50,000 रुपए, और इनको जो सैलरी मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष मिलती है। अगर हम बात करें ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जितने भी जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पे तो 2 टाइप के जज होंगे, एक तो होंगे सीजीआई और एक होंगे हमारे अदर जजेस। तो सीजीआई की जो सैलरी है वो 2,80,000 रुपये है, और अदर जजेस की जो सैलरी है वो 2,50,000 रुपये है। चेयरमैन और मेंबर के बारे में बात करें, जो यूपीएससी, जो हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि एक जो है रिक्वायरमेंट बॉडी है, एक हमारी भर्ती संस्था है, जो कि एक ए और बी ग्रेड की जॉब के लिए भर्ती निकालते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अदर कैटेगरी की जॉब होती हैं, जिन्हें हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। और इनके जो चेयरमैन होते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, और इसके एक चेयरमैन होते हैं, उन जिनकी सैलरी होती है 2,25,000 रुपये, और इनके जो मेंबर होते हैं उनकी सैलरी होती है 2 लाख रुपये, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी आज की क्लास बहुत रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे जिससे कि ज़्यादा बर्डन ना हो, चूँकि आज जो है थर्सडे है, ठीक है। नहीं, आज थर्सडे थोड़ी ना है, क्या दिन है देखना कैलेंडर में, मतलब मैं तो तारीख वारीख दिन विन कुछ याद ही नहीं होते। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जो सैटरडे है, सैटरडे में आपका पॉलिटी का टेस्ट होगा। जितनी मैंने क्लास 1 से लेकर के सैटरडे तक आपकी मैं जितनी भी क्लासेस करा दूंगा उन सभी का टेस्ट होगा। और याद रखेंगे कि संडे आपकी छुट्टियां होती हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर संडे को भी क्लास चला दो, तो भाई आप क्या क्या लोगे, 800 रुपये में क्या लोगे, 800 रुपये में हमें भी ले जाओ अपने साथ, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, याद रखेंगे कि संडे ऑफ होती है क्लास, संडे को कोई भी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी हमसे संपर्क नहीं हो पाता संडे को। संडे को हमारा रेस्ट डे होता है, और सैटरडे को भी कोई क्लास नहीं होती है। सैटरडे को हम टेस्ट लेते हैं, हम बच्चों को जज करके देखते हैं कि बच्चा हमसे कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है। और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।